आज हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, हम ही सेवक हैं, हम ही स्वामी हैं। ये लोकतंत्र का बेसिक सिद्धांत है कि जो लोग जनता होती है वही लोकतंत्र में स्वामी भी होती है और वही सेवक भी होती है। कैसे? जब वो अपने मत द्वारा, अपने वोट द्वारा जब वो सरकार का चयन कर रही होती है तब वो स्वामी होती है, और जब सरकार बन जाती है तो वो सेवक हो जाती है, क्योंकि वो सरकार फिर जो है उनको चलाने लगती है। मतलब एक दिन या जितने दिन का भी प्रोसेस है चुनाव का, उतने दिन के लिए बिल्कुल वो मालिक जैसी भूमिका में होती है कि हम बनाएंगे अपनी सरकार। और जैसे चुनाव खत्म हो गया, सरकार बन गई, उसके बाद उसकी भूमिका क्या हो जाती है कि सरकार के निर्देशों पर, सरकार के नियमों पर, सरकार की व्यवस्था पर उसको चलना पड़ता है। सेवक की तरह व्यवहार करना पड़ता है, नौकर की तरह व्यवहार करना पड़ता है। और ये पूरे तंत्र, पूरे लोकतंत्र में जितनी व्यवस्थाएं होती है, सबके लिए यही चीज लागू होती है। चुनाव हुए, संसद का गठन हुआ, मंत्रिपरिषद बना, मंत्रिपरिषद में अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई सबको। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जो मंत्रिपरिषद बन रहा होता है, जो प्रधानमंत्री बन रहा होता है, वो उस पार्टी का एक कार्यकर्ता होता है जिस पार्टी को उस लोकतंत्र के चुनाव में बहुमत मिला है। मतलब आफ्टर ऑल क्या होता है फिर कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, और चाहे वो कोई भी मंत्री हो, चाहे वो कोई भी सांसद हो, या प्रदेशों में देख लें तो चाहे कोई भी विधायक हो या मुख्यमंत्री और उसके मंत्री हो, सब लोग किस निर्देश पर, किस दिशा निर्देश पर काम करना प्रारंभ करते हैं अपना? उस पार्टी के दिशा निर्देश पर, उस पार्टी के प्रिंसिपल्स पर। फिर जो लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने अपनी इच्छा और आकांक्षा के अनुरूप मतदान किया है, फिर उनकी इच्छा और आकांक्षा सब किनारे हो जाती है। एक पार्टी जिसको कि मान लीजिए अपने देश की संसद में 542 सीटें हैं, उसमें से जो इसको बहुमत मिल गया, 272 मिल गई, उस पार्टी की सरकार बन गई। और उस पार्टी की सरकार बन जाने से क्या हुआ कि वो उस पार्टी के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे सरकार में लागू होना चालू हो। और बाकी जो 272 से जो लोग कम रह गए, उनके सांसदों को जिन लोगों ने चुना है या जिन लोगों ने वोट दिया है, और दूसरे लोगों को, क्योंकि जो 272 चुने गए सांसद, उनमें भी सब, किसी भी सांसद को शायद ही मिलते हो जो 50% ज्यादा वोट होते हो। मतलब बहुमत तो शायद ही किसी को मिलता हो। बस ये होता है कि हां, बाकी लोगों की तुलना में उसको ज्यादा मिलते हैं, इसलिए वो जीत जाता है। तो ये एक प्रिंसिपल जो है ऐसा चलने लगता है कि जिसको भी थोड़े से ज्यादा वोट मिल गए, मतलब पहले तो हमें लगता है जब कांग्रेस का शासनकाल था तब तो 30% में सरकारें बन जाती थी। मतलब मजाक होता था वास्तव में सरकार बनने का। और वो 30% वाले जिन लोगों ने वोट दिया, 30% के वोटर से प्रभावित जो सरकार बनती है, वो पूरे देश को गवर्न करने लगती है। और वो 70% वालों पर गवर्न करती है। 30% वालों की तो इच्छा से सरकार बन गई, बाकी जो 70% वाले उनके ऊपर भी वही शासन कर रही होती है, उनके ऊपर अपनी इच्छा थोपती है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है? जो जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है कि वहां पर मेनली 2 पार्टियां लड़ती है, वैसे बहुत सारी पार्टियां होती हैं, लेकिन नॉर्मली जो डायरेक्ट लड़ाई होती है वो 2 पार्टियों के बीच में होती है। वो प्रेसिडेंट जिसको कि बहुमत मिलता है उसका बन जाता है। तो क्या अपने यहां इस तरह की कोई व्यवस्था बन सकती है क्या कि जनता जो है डायरेक्ट कम से कम किसी एक ऐसे पद को चुने जो कम से कम 50% वोट वाला हो, कम से कम मेजॉरिटी तो दिखाई पड़े कि हां 50% जनता ने उसको चुना हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री की पोस्ट हो या मान लीजिए एक राष्ट्रपति सिस्टम, जो प्रेसिडेंशियल रूल जो सिस्टम अपना अमेरिका में लगा हुआ, उस तरह का कोई व्यवस्था बने,
कि फिर प्रेसिडेंट अपना मंत्रिमंडल गठित करे। मतलब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि जनता को केवल कुछ दिनों के लिए मालिक बना के बाकी समय के लिए उसको अपना नौकर बना के रखना, कि किसी भी लोकतंत्र के नाम पर एक हमें लगता है बहुत ही, हम तो कह सकते हैं इसको खलेंद भी कह सकते हैं, कि जिन लोगों ने उस समय ये व्यवस्था बनाने की कोशिश की होगी, क्योंकि वो समय वैसा नहीं था कि जब हम लोग अपने हिसाब से अपने विचार से स्वतंत्र रूप से सोच पा रहे होंगे। हमें नहीं लगता है कि 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान स्वीकार किया गया, तब उस समय संविधान सभा के अंदर उन लोगों द्वारा प्रभावित जिन लोगों ने इतने लंबे समय तक शासन किया था, या जिन लोगों का शासन एक तरह से आगे कंटिन्यू किया था, उन लोगों की इच्छा ना रही हो कि किस तरीके से आगे हम इस देश को चलाने की कोशिश करेंगे, मतलब अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए। कभी कभी तो लगता है कि जो अंग्रेज जो थे, उन्होंने अपनी सत्ता को सौंपा किन लोगों को, जो उनके द्वारा ही स्थापित एक कांग्रेस पार्टी थी, और कांग्रेस पार्टी इस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी कि जो अंग्रेजों और भारतवर्ष में जो उनका विरोध कर रहे थे उनके बीच में कुशन का काम करे, कि अंग्रेजों के उनके जो यहाँ की जनता थी उनके विरोध का सामना ना करना पड़े, उनके बीच में वो खड़ी हो जाए कांग्रेस पार्टी आके, कि अगर कहीं जनता का विरोध होगा, विद्रोह होगा, तो उसको हम थोड़ा संभाल लेंगे। तो अंग्रेजों द्वारा ही स्थापित कांग्रेस पार्टी को ही उन्होंने सत्ता सौंपी, भारतवर्ष में भी और पाकिस्तान में भी। नेहरू भी कांग्रेसी और जिन्ना भी कांग्रेसी, दोनों कांग्रेसी। एक हिस्सा तुम ले जाओ, एक हिस्सा तुम ले जाओ, दोनों लोग एंजॉय करो। तो हमें तो कभी कभी ये लगता है कि ये अंग्रेजों की ही तो ऐसी चाल नहीं थी कि जो उन्होंने इस तरह का संविधान बनवाने में अपनी भूमिका निभाई हो, कि यहां के लोग इन्हीं सब चीजों में उलझे रहे। लेकिन ये देश की प्रकृति कुछ ऐसी है कि बड़ी से बड़ी चीजें आई और उसने हर चीज को सामना किया, हर चीज का मुकाबला किया और उससे बाहर उभरे और निकले। जब 700-800 वर्षों तक जो हम कहते हैं विदेशियों के आक्रमण का काल रहा, इधर करीब 150-200 साल तक अंग्रेजों के उसका आक्रमण का काल रहा, उन सबसे चीजों से उबर के आज हम भारतवर्ष जो देख रहे हैं कि वो इस बात की ओर आगे बढ़ रहा है कि वो अपने संस्कृति, अपने धर्म, अपने जो उसकी पुरानी व्यवस्था थी, मतलब जिसको वास्तव में कहा जाए कि सनातन व्यवस्था, उसके अनुसार सोचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कि बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक चीज है। विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं मिलता है जो कि इतने लंबे समय तक इस्लाम के और दूसरे आक्रमणकारियों के प्रभाव में रहा हो और वहां कुछ बचा हो। कोई भी देश ऐसा नहीं बचा, वहां की पूरी संस्कृति समाप्त हो गई। तो भारतवर्ष में कुछ ना कुछ तो है। एक किसी इस्लामिक शायर ने ही कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दौरे रहा है दुश्मन। पूरा याद नहीं आता हमको, इस तरह की चीजें रेफरेंस की भूल जाते हैं, लेकिन मतलब इसी तरह की कोई बात थी कि बहुत समय तक विदेशी आक्रमणकारी रहे, सब कुछ रहा, लेकिन हमारी हस्ती नहीं मिटती है, हमारा वजूद नहीं मिटता है। तो कुछ तो बात है इसमें, सनातन में। और जो इस तरह के झंझावात आते हैं, इस तरह के जो विभिन्न तरह की कठिनाइयां आती हैं, उनसे हम लोग उभरते हैं, बार बार उभरे हैं, बार बार उन सब चीजों से पार पाए हैं, विभिन्न कठिनाइयों से। और जो वर्तमान में भी कठिनाइयां हैं उनसे भी पार पाएंगे हम लोग। बस ये है कि हिम्मत बांधे रखें, अपने धर्म पर, अपनी आस्था पर, अपनी संस्कृति पर और अपने इतिहास पर गर्व करें, उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ें।